नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का MGICS इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे, 2022 की प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक है और इसी को देखते हुए MGICS के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें पहला जो पेपर आपका कंडक्ट करवाया गया है वो मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य से संबंधित है। किस प्रकार के पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, इससे संबंधित यह लेक्चर है। और पहले पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं और हर प्रश्न से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज से इसी प्रकार से आगे भी आपको MPPSC प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित लेक्चर मिलते रहेंगे और मुख्य परीक्षा से संबंधित लेक्चर भी मिलते रहेंगे। तो जो नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और MGICS का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको रोज़ाना इन क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और क्लास की जो PDF होती है बाद में, वो लेक्चर के बाद तुरंत टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही आपसे कहना चाहूँगा कि MPPSC प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा या अन्य किसी परीक्षा संबंधित किसी भी टॉपिक पर आप एक स्पेसिफिक लेक्चर चाहते हैं कि हाँ ये टॉपिक समझने में हमको दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपको परेशान कर रहा हो, जिसके उत्तर में कुछ असमंजस हो, कुछ भी ऐसी दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आज के सेशन का ये रहा कि पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, आप अगर पिछले 2-3 वर्षों के जो पेपर हैं उनका मूल्यांकन करें तो इस प्रकार के प्रश्न देखे गए एग्जाम में। ठीक है, तो उन्हीं को देखते हुए कि PSC क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, उसको देखते हुए ही इस प्रकार के प्रश्न फ्रेम किए गए हैं। और हर एक टॉपिक से और कितने डिटेल में और कितने डीप में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ फ्रेम किया जा रहा है। देखिए, पेपर में क्या होता है कि कुछ प्रश्न आसान होते हैं, कुछ टफ होते हैं, तो लेवल उसमें कम ज़्यादा का रहता ही रहता है। तो उसी प्रकार से टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवाई जा रही है। तो पहला जो पेपर कंडक्ट हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा, उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिए, ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है कि डॉक्टर अरुण सोनकिया ने दिसंबर 1982 को रायसेन जिले के हथनोरा नामक स्थल से मानव जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त किए। सेकंड है कि हथनोरा से प्राप्त मानव जीवाश्म अब तक भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में प्राचीनतम है। नरसिंहपुर के निकट भूत्रा नामक स्थान से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर HD साकलिया तथा सुपेकर को महादेव पिपरिया से औजार प्राप्त हुए हैं। देखिए, जितना बड़ा प्रश्न होता है ना वो उतना ही आसान होता है, मेरा ये मानना है। प्रश्न को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ही उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन आपका यह कहता है कि डॉक्टर अरुण सोनकिया ने दिसंबर 1982 को रायसेन जिले के हथनोरा नामक स्थल से मानव जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो हथनोरा जो है रायसेन में ना होकर कहाँ पर है, सीहोर में है। ठीक है, कहाँ पर है, सीहोर में है। तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो जाता है और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कथन है वह असत्य है, यानी कि आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हथनोरा से ही घड़ियाल व भैंसा के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, घड़ियाल व भैंसा के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही दरियाई घोड़ा के जीवाश्म भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं आपको। तो इनको भी एक नाम दिया गया है और वह क्या नाम दिया गया है, नमदिकस। ठीक है, नमदिकस इनको कहा गया है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो हथनोरा से प्राप्त मानव जीवाश्म अब तक भारत में प्राचीनतम है, तो ये कथन सत्य है और इनको नर्मदा मानव कहा गया है। क्या कहा गया है, नर्मदा मानव। तो यह एक फैक्ट भी आपको याद रखना है। नरसिंहपुर के निकट भूत्रा नामक स्थान से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। यह नाम आपको कहीं कहीं भटरा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, भटरा नाम भी कुछ किताबों में देखने को आपको मिल सकता है, तो एग्जाम में अगर आए तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर HD साकलिया तथा सुपेकर को महादेव पिपरिया से औजार प्राप्त हुए हैं। एक बार यह प्रश्न पूछ लिया गया था कि यह कितने औजार प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा यहाँ से 860 औजार प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न से आपको इतने फैक्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चंदेल वंश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चंदेल शासक यशोवर्मन ने राष्ट्रकूटों से कलिंग का दुर्ग जीता। यशोवर्मन प्रथम शासक था जिसने प्रतिहार सत्ता की अधीनता अस्वीकार कर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। विद्याधर द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस वंश को समाप्त किया गया, उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। देखिए यह जो पंक्ति होती है ना पेपर में, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहां पर कभी सत्य हो सकता है, कभी असत्य भी हो सकता है। और वहां पर मान लीजिए अपन ने ऑप्शन पढ़ लिया और कुछ चीजें हमको याद है लेकिन हमने टिक कुछ गलत कर दिया तो वो दिक्कत हो जाएगी। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर आपको टाइम मिलेगा। 100 प्रश्न होते हैं, 120 मिनट मिलते हैं, मेरे हिसाब से पर्याप्त समय है। हर एक प्रश्न पर आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय मिल रहा है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो सीधे ही आप देखते ही टिक कर देंगे, ठीक है, तो हर प्रश्न पर पर्याप्त समय दे। चलिए पढ़ते हैं इसको। तो यहां पर सबसे पहले बात आ रही है किसकी, चंदेल वंश की। तो हम चंदेल वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो चंदेल वंश है आपका, इसके जो शासक हुए हैं, चंदेल वंश के जो शासक हुए हैं, यह किसके सामंत थे, पहले प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, ठीक है, और शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि चंदेल शासक जो थे वो पहले किसके पूर्व में किसके सामंत हुआ करते थे, तो वह प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। अब इस चंदेल वंश की जो स्थापना की वह की गई नन्नुक के द्वारा, ठीक है, चंदेल वंश की स्थापना की गई किसके द्वारा, नन्नुक के द्वारा, और अपनी राजधानी बनाई इसने खजुराहो, ठीक है, कहां पर राजधानी बनाई भैया, खजुराहो। अगर आपसे पर्टिकुलर प्रश्न आता है कि चंदेल वंश के शासकों ने कहां पर शासन किया, तो जेजाक भुक्ती आपको ऑप्शन में आएगा तो भी सही है, बुंदेलखंड आता है तो भी सही है। यहाँ पर अलग अलग शासकों ने अपने समय पर अलग अलग राजधानियां अपने महत्व के हिसाब से कि कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यापारिक या सामयिक दृष्टि से कह सकते हैं, राजनीतिक महत्व उसका कह सकते हैं, तो अपनी राजधानियां उन्होंने बनाई। इसी प्रकार से चंदेल शासक नन्नुक ने अपनी राजधानी क्या बनाई, खजुराहो। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है। अब यहां पर आप देखिए कि चंदेल शासक यशोवर्मन ने राष्ट्रकूटों से कालिंजर का दुर्ग जीता था, तो ऑप्शन यह बिल्कुल सही है, यानी कि पहला कथन आपका सत्य है। सेकंड पे आते हैं, यशोवर्मन प्रथम शासक था जिसने प्रतिहार सत्ता की अधीनता स्वीकार कर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। तो चलो इस पे आगे बढ़ने से पहले यशोवर्मन पे बात करते हैं, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा यशोधर्मन, एक अपन पढ़ रहे हैं यशोवर्मन। यशोधर्मन ओलिकर वंश से संबंधित हैं, जो कि मंदसौर में उसने अपना शासन स्थापित किया था, ठीक है। और यह आपका किससे संबंधित है भैया, चंदेल वंश से। तो यशोवर्मन और यशोधर्मन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। देखिए यशोवर्मन की हम बात करें तो इसका नाम आपको इतिहास में यशोवर्मा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और लक्ष्मण वर्मन भी देखने को मिलेगा। और इसी नाम पर इसने एक मंदिर बनवाया था खजुराहो में, जिसका नाम लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है। इसका कार्य तो ये पूर्ण नहीं कर पाया, इसका निर्माण कार्य इसके द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके अलावा इससे और प्रश्न क्या बन सकता है, तो यशोवर्मा के प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके जो प्रधानमंत्री थे वह थे कौंडिन्य, ठीक है, कौंडिन्य इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए, किसका मंत्री कौन था, इस राजा के दरबार में कौन कवि हुए हैं, कौन प्रधानमंत्री हुए हैं। इसीलिए जो प्रमुख आपके महत्व के हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर कवर करवाता जाऊंगा। इस कथन में यह कहा जा रहा है कि इन्होंने प्रतिहारों की सत्ता की अधीनता अस्वीकार कर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, तो यह गलत है, ठीक है। इसके द्वारा नहीं, जो इनके बाद शासन हुए थे राजा धंग, ठीक है, राजा धंग के द्वारा प्रतिहारों की सत्ता को अस्वीकार किया गया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, हाँ जी बिल्कुल। हाँ अब देखिए यहां पर आपको बताना है, एक सेकेंड यहां पर थोड़ा सा, हाँ पीएम कौंडिन्य, ये प्रधानमंत्री कौंडिन्य के बारे में जो मैंने आपको बताया है, यह राजा धंग के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, राजा धंग के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यशोवर्मा के समय पर यह नहीं थे, यह राजा धंग के समय पर थे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जिस लक्ष्मण मंदिर का कार्य इन्होंने शुरू करवाया था यशोवर्मा ने, उसको पूरा किसने करवाया है भैया, राजा धंग के द्वारा करवाया गया। अगला ऑप्शन क्या है, विद्याधर द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया, यह बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। और इसी के समय पर आप याद रखिएगा कि विद्याधर के समय पर ही महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, ठीक है, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। यहां पर विद्याधर पीछे हट जाते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा भी कुछ इतिहासकार कहते हैं। और इनके द्वारा एक रचना की गई थी जिसका नाम है लुगात ए हिंदवी, ठीक है, लुगात ए हिंदवी, जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने मोहम्मद गजनवी की प्रशंसा की, ठीक है। इस हिसाब से कह सकते कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनके द्वारा उसकी अधीनता स्वीकार कर ली गई थी, ये आपको याद रखना है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस वंश को समाप्त कर दिया गया। तो देखिए यह प्रश्न आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस शासक के समय पर चंदेल वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया, तो वह शासक था हम्मीर वर्मा, ठीक है, कौन था, हम्मीर वर्मा, यह आपको याद रखना है। इसी वंश से संबंधित एक और शासक हुए हैं जिसका नाम है परमर्दी देव,
परमर्दी देव चंदेल, इनके बारे में आपने सुना होगा, जिनके दो प्रमुख सेनापति थे, एक थे आल्हा और एक थे उदल। ठीक है, इनके शासनकाल में 1182 में पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण होता है और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर विजयी होते हैं 1182 ईस्वी में। इसके बाद पुनः एक आक्रमण हुआ है, कब? 1202 में, और यह आक्रमण किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का शासक था। जब इसका आक्रमण हुआ तो परमर्दी देव के द्वारा उनकी अधीनता स्वीकार कर ली गई। इसी वजह से क्या हुआ कि इनकी अधीनता स्वीकार करने के पश्चात, ठीक है, इनकी अधीनता स्वीकार करने के पश्चात जो इनके मंत्री हुए हैं अजय देव, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? परमर्दी देव की। परमर्दी देव की हत्या कर दी जाती है, यह आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट आपके कवर होते हैं इस प्रश्न से। हालांकि इस प्रश्न को देखा जाए कि असत्य कथन पूछ रहा था तो वो यशो वर्मा वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धंग देव आपके आएंगे, उनके द्वारा स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की गई थी। अगला है विद्यासाल भंजिका की रचना किसने की थी? राजशेखर, युवराज प्रथम, लक्ष्मण सिंह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि रचना से आपके हर एक पेपर में प्रश्न देखने को मिले। आप 2019, 20, 21 के पेपर लगातार देखिए तो हर एक पेपर में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले और बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिले हैं। आगे भी संभावना है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। विद्यासाल भंजिका की हम बात करें तो यह रचना की गई थी राजशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा। और इस समय जब यह रचना की गई तो यह युवराज प्रथम, जो कि कलचुरी वंश के शासक थे, कलचुरी वंश के शासक थे, इनके समय पर यह इनके राज्याश्रय में रहे हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, और इसी समय पर इन्होंने एक रचना और की थी, काव्य मीमांसा। ठीक है, काव्य मीमांसा। तो दो रचनाएं महत्वपूर्ण हो गई हैं, कौन सी? विद्यासाल भंजिका और काव्य मीमांसा। यह कलचुरी शासक युवराज प्रथम के राज्याश्रय में रहे तब। अब इससे पहले, इससे पूर्व में जो है प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में भी यह रहे। ठीक है, और यहां पर इनकी रचनाएं थी बाल रामायण, बाल महाभारत और कर्पूर मंजरी। ठीक है, कर्पूर मंजरी, ये तीन रचनाएं और हैं। तो 5 रचनाएं हो गई हैं, विद्यासाल भंजिका, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल महाभारत और कर्पूर मंजरी। ये 5 रचनाएं इनकी थी। पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में या फिर किसके राज्याश्रय में इन्होंने ये रचनाएं की है। तो याद रखिएगा, ये 3 रचनाएं जो हैं आपकी, बाल रामायण, बाल महाभारत और कर्पूर मंजरी, ये प्रतिहार शासक महेंद्र पाल और उनके पुत्र थे महिपाल, इनके राज्याश्रय में रहते हुए उनके द्वारा ये रचनाएं की गई थी। और अगर विद्यासाल भंजिका और काव्य मीमांसा की पूछा जाए तो कलचुरी शासक युवराज प्रथम आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे, अगले प्रश्न को देखिए। राजा भोज के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, राजा भोज जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज निकल कर आती है कि यह परमार वंश के शासक थे। ठीक है, परमार वंश के शासक। अब हम परमार वंश की बात करें तो परमार वंश के जो शासक थे, यह पूर्व में राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, किसके सामंत हुआ करते थे? राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। और इन्हीं में से राष्ट्रकूटों के सामंत में से एक सामंत था जिसका नाम था उपेंद्र कृष्णराज। ठीक है, उपेंद्र कृष्णराज, जिसने आगे चलकर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और परमार वंश की नींव रखी। ठीक है, तो इस प्रकार से परमार वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो उपेंद्र कृष्णराज, और यह पूछा जाए कि ये पूर्व में किसके सामंत थे? तो राष्ट्रकूटों के। ठीक है, अब देखिए राजा भोज की अगर हम बात करते हैं तो राजा भोज परमार शासक सिंधु राज के पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे? सिंधु राज के यह पुत्र थे। और इनकी विद्वता के कारण इनको कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, कविराज की उपाधि भी इनको दी गई थी। अब देखिए राजा भोज से बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपके बन सकते हैं, जैसे कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है भोपाल, इसे पूर्व में भोजताल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो यह नाम किसके नाम पर पड़ा था? राजा भोज के नाम पर ही इस भोपाल नगरी का पूर्व में नाम रखा गया था इतिहास में। इसके अलावा आप देखिए कि राजा भोज के द्वारा ही भोजपुर नामक ग्राम बसाया गया। ठीक है, और यहीं पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह वर्तमान में आपका रायसेन में स्थित है। कहां स्थित है? रायसेन में स्थित है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो भोजपुर का शिव मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया है? राजा भोज के द्वारा। साथ ही आपको याद रखना है, एक प्रश्न पूछा गया था 2019 के प्रीलिम्स में कि त्रिभुवन नारायण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो याद रखिएगा यह बनवाया गया था राजा भोज के द्वारा। प्रश्न कुछ ऐसा था शायद कि किसके द्वारा बनवाया गया है या फिर कहां स्थित है। तो याद रखिएगा त्रिभुवन नारायण मंदिर राजा भोज के द्वारा बनवाया गया। और कहां बनवाया गया? तो यह चित्तौड़ में स्थित था। ठीक है, और वहां पर इसे भोज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अलावा एक और मंदिर यहाँ पर बनवाया गया था जिसका नाम था समाधीश्वर मंदिर। ठीक है, समाधीश्वर मंदिर। ये दो मंदिरों का निर्माण चित्तौड़ में राजा भोज के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा हम बात करें राजा भोज के बारे में तो आईने अकबरी एक ग्रंथ है मुगल कालीन, जिसकी रचना की थी किसने? अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा इसकी रचना की गई थी और इसमें ऐसा कहा गया कि राजा भोज के दरबार में 500 विद्वान रहते थे, यानी कि उनके राज्याश्रय में 500 विद्वान रहते थे। साथ में कह सकते हैं कि वह साहित्य के रक्षक भी हैं, बहुत विद्वान रहे, कुछ उनकी रचनाएं भी हैं और कई सारे विद्वानों को उन्होंने राज्याश्रय दिया है। एक प्रश्न अभी थोड़े कुछ समय पहले, शायद 1 या 2 वर्ष पूर्व, जो एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, शायद 19 या 20 का पेपर था, उसमें प्रश्न आया था कि इनके मंत्री कौन थे। ऐसा कुछ प्रश्न था, आपको अगर याद हो तो बताएं जरा। हाँ जी, कमेंट करके बताएं। हाँ, प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि राजा भोज के दरबारी कवि कौन हुए। ठीक है, दरबारी कवि जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, तो वह व्यक्ति थे धनपाल। कौन थे? धनपाल। और इनकी एक रचना भी है, कभी आपसे आगे परीक्षा में पूछा जाए तो रचना का नाम याद रखिएगा, तिलक मंजरी। ठीक है, तिलक मंजरी इन्होंने रचना लिखी थी। इसके अलावा इनके अगर दरबारी कवि के अलावा अगर ये पूछा जाए कि इनके मंत्री कौन थे, ठीक है, प्रधानमंत्री अगर इनके पूछे जाए, जैसे कि हमने पहले देखा धंग के समय पर, तो इनके प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे जाए तो याद रखिएगा वह थे रोहक। ठीक है, रोहक। इसके अलावा इनके जो पिताजी हैं सिंधुराज, सिंधुराज के समय पर एक बहुत ही विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिनका नाम था पद्मगुप्त परिमल, या फिर कहीं कहीं नाम आपको परिमल पद्मगुप्त भी देखने को मिलेगा, जिनके द्वारा नव साहसांक चरित्र की रचना की गई थी। उनको कालिदास की उपाधि दी गई, किसके द्वारा? राजा भोज के द्वारा कालिदास की उपाधि दी गई थी, आपको याद रखना है। अब देखिए, ये सारे फैक्ट होने के बाद हम राजा भोज की जो रचनाएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, राजा भोज की जो रचनाएं हैं उन पर चर्चा करते हैं, और वो कौन कौन सी हैं? तो पहली लिखेंगे सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पत्रु, व्यवहार समुच्चय, तत्व प्रकाश। ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कि राजा भोज से संबंधित पूछी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड की अयोध्या के उपनाम से किसे जाना जाता है? देखिए, ऐसे कई सारे प्रश्न होंगे जो आपको नए लग रहे होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको किताबों में देखने को मिल जाएंगे, कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको MGICS के नोट्स में ही देखने को मिलेंगे। तो जो छात्र प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको कुछ समस्या आ रही है पढ़ने में, तो आप MGICS के नोट्स ले सकते हैं ना इंस्टीट्यूट से आके। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए। प्रश्न है, बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा, खजुराहो, टेहर या फिर गढ़गुंटा। देखिए, हमने इसके बारे में अगर पढ़ा हो तो आपको पता है कि ओरछा में राम राजा का मंदिर है। ठीक है, इसीलिए धार्मिक महत्व के कारण ओरछा को जो है बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। अब ओरछा के बारे में प्रश्न क्या बन सकते हैं कि यह किस जिले में आता है? तो यह निवाड़ी जिले में आता है। और यह प्रश्न क्यों बनेगा? क्योंकि एक तो यह आपका नवगठित जिला है और क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे छोटा जिला है। इसके अलावा प्रश्न बन सकता है कि ओरछा नगरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, बुंदेला शासक रुद्र प्रताप बुंदेला के द्वारा 1531 में बेतवा नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके किनारे? बेतवा नदी के किनारे। और यहाँ पर जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं या फिर ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं, उनमें आपका पहला आ जाएगा राम राजा मंदिर। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा मंदिर है मध्य प्रदेश का जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सलामी परेड आयोजित की जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए राय प्रवीण का महल, राय प्रवीण महल, साथ ही जहांगीर महल भी यहाँ पर है। अब यह फैक्ट कुछ परेशान कर रहा होगा कि सर जहांगीर महल यहाँ क्या करता है? तो बुंदेला वंश के एक शासक हुए हैं जिनका नाम था वीर प्रताप बुंदेला। ठीक है, या वीर सिंह बुंदेला के नाम से भी जिसे आप जानते हैं। तो ये और जहांगीर दोनों मित्र थे और मित्रता के कारणवश और कुछ ऐसे कार्य भी, कुछ घटनाक्रम आपको मैं कभी MP हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा। तो जहांगीर महल उनकी दोस्ती की निशानी आप मान सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर स्थित हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ओरछा से संबंधित आपसे पूछी जा सकती हैं। कई सारे फैक्ट हैं, लेकिन फिलहाल हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो जितने कवर कर पाएंगे टाइम में
वो कर लेते हैं, बाकी जब भी डिटेल क्लासें होंगी तो वहां पर चीजें आपको बताई जाएगी। सिंधिया वंश के किस राजा द्वारा राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की गई? अब देखिए, सबसे पहले हम सिंधिया वंश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सिंधिया वंश की हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी राणोजी सिंधिया के द्वारा, ठीक है, राणोजी सिंधिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था इसका, तो वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा महादजी सिंधिया को, ठीक है, महादजी सिंधिया को इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महादजी सिंधिया के बारे में एक प्रश्न आपका यह बन सकता है कि जब मुगल सत्ता का पतन हो रहा था तब शाह आलम द्वितीय को पद से हटा दिया गया था उस समय, तो पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाने वाला कौन सा शासक था, तो वह महादजी सिंधिया थे। कौन थे? महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करवाई थी, उसमें उसकी सहायता की थी, ये आपको याद रखना है। महादजी सिंधिया को मराठा इतिहास में पाटिल बुआ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पाटिल बुआ के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखिए, यहां पर आपका प्रश्न बन रहा है, जैसे कि हमने महादजी सिंधिया के बारे में बात कर ली है, अगले हैं आपके जयाजीराव सिंधिया, ठीक है। तो जयाजीराव सिंधिया के बारे में अगर हम बात करें, जब 1857 की क्रांति हो रही थी, ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के शासक कौन थे? जयाजीराव सिंधिया। यह प्रश्न आपका बन सकता है। इनके द्वारा ही ग्वालियर में जय विलास महल का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, और इसके मुख्य जो डिजाइन करता थे उनका नाम है माइकल फिलोज। माइकल फिलोज, जिस जय विलास महल को आप देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था? जयाजीराव सिंधिया के द्वारा। अगले हैं भैया जीवाजीराव सिंधिया। तो जीवाजीराव सिंधिया के बारे में अगर हम बात करें तो जीवाजीराव सिंधिया का विवाह हुआ था लेखा दिव्येश्वरी के साथ, लेखा दिव्येश्वरी के साथ, जिसे इतिहास में आगे चलकर राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम से भी जाना गया, ठीक है। क्या नाम से? राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम से भी इनको जाना गया। इनका जन्म हुआ था सागर में, ठीक है, और इनकी जीवनी जो लिखी गई वो लिखी गई थी प्रसिद्ध लेखिका मृदुला सिन्हा के द्वारा, एक रानी ऐसी भी। यह प्रश्न भी कई बार आया है कि जो राजमाता विजयाराजे सिंधिया हैं, इनकी जीवनी का नाम क्या है, तो एक रानी ऐसी भी है, यह इनकी जीवनी का नाम है, और किसके द्वारा लिखी गई है? जो प्रसिद्ध लेखिका है मृदुला सिन्हा जी, इनके द्वारा यह लिखी गई थी। इसके अलावा प्रश्न बन सकता है जीवाजीराव सिंधिया से कि जब ग्वालियर रियासत का भारत में विलय किया गया तब शासक कौन था, तो जीवाजीराव सिंधिया, यानी कि विलय पत्र पर किसके हस्ताक्षर थे? जीवाजीराव सिंधिया के। बाद में जब मध्य भारत का प्रांत प्रमुख बनवाया गया, जब सभी प्रांतों के प्रमुख को बुलाया गया, जब सभी सिंधिया यूं कह सकते हैं आपकी जितने भी राजवंश थे, राजवंशों के प्रमुख को बुलाया गया दिल्ली, और वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मध्य भारत का प्रांत प्रमुख किसके द्वारा किसको बनाया गया? जीवाजीराव सिंधिया को। यह आपको याद रखना है। तो यहां पर प्रश्न बन सकता है कि जीवाजीराव सिंधिया को मध्य भारत का प्रांत प्रमुख किसके द्वारा बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब देखिए, मेन हम प्रश्न पर आते हैं, सिंधिया वंश के किस राजा द्वारा राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की गई? तो भैया राजधानी कौन परिवर्तित करेगा? जिसके पास धन होगा, और धन किसके पास था? दौलत राव सिंधिया, ठीक है। दौलत किसके पास थी? दौलत राव सिंधिया के पास। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं याद रखने के लिए, जब भी प्रश्न आता है तो याद रखिएगा दौलत राव सिंधिया ने राजधानी परिवर्तित की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रानी कमलापति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चलिए आइए देखते हैं। रानी कमलापति गोंड रानी थी जिनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा से हुआ था, बिल्कुल यह कथन सत्य है, और राजा का नाम था निजाम शाह, ठीक है, निजाम शाह। यह भी बहुत चर्चा में है रानी कमलापति जी, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है इनसे भी आपका। उन्हें गोंड वंश के अंतिम हिंदू रानी माना जाता है, बिल्कुल कथन यह भी सत्य है। और यह यहाँ इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि भोपाल की अंतिम हिंदू रानी कौन थी, तो वह भी रानी कमलापति हो जाएगी। अगले हैं, रानी कमलापति पैलेस गिन्नौरगढ़ में स्थित है, तो नहीं। देखिए, रानी कमलापति पैलेस का निर्माण भोपाल में करवाया गया था निजाम शाह के द्वारा, ठीक है, भोपाल में करवाया गया था निजाम शाह के द्वारा, यह आपको याद रखना है। रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जिसे आप जानते थे, जो कि पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया है, उसका नाम अब क्या होगा? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये नाम परिवर्तित हो चुका है, ठीक है, और बंसल ग्रुप के द्वारा इस रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया था। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न पर अगर हम बढ़ें तो इनका जो जन्म है वह बड़वानी के पंचमोहाली में हुआ था, ठीक है, पंचमोहाली में 1840 में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय निमाड़ क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया? भीमा नायक के द्वारा।
अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है आपका कि 1857 की क्रांति में निमाड़ से किसने नेतृत्व किया था, तो वहाँ पर भीमा नायक का नाम आ सकता है, वह आपको याद रखना है। और इससे भी ज़्यादा आगे अगर आपसे पूछेगा तो वह सेंधवा पूछ सकता है, ठीक है, सेंधवा बॉर्डर पर इन्होंने अपना डेरा जमाया था, ये आपको प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा निमाड़ क्षेत्र में नेतृत्व करने के कारण ही इनको निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, ठीक है, रॉबिन हुड भी इनको कहा जाता है। 1868 में सतपुड़ा के जंगलों में अंग्रेजों के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, ये प्रश्न आपको बन सकता है। और इसके बाद इनको कहां पर भेज दिया गया, अंडमान निकोबार, जहां पर काला पानी की सजा इनको दे दी गई, ठीक है। इसके अलावा और प्रश्न क्या बन सकते हैं भैया, हाँ जी बताएं। हाँ, 1868 में गिरफ्तार करने के बाद फांसी कब हुई, ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो इनको फांसी हुई थी 29 दिसंबर 1876 को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही याद रखना है कि फांसी की सजा कहाँ हुई थी, अंडमान पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में इनको फांसी की सजा दी गई थी। चलिए अगला है जनजातीय गौरव दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है, टांटिया भील, बिरसा मुंडा, भीमा नायक या फिर शंकर शाह। तो हाल ही में आपको पता होगा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और इसी दिन मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू किया गया, है ना, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए यहां पर प्रश्न बन रहा है आपका कि किसके जन्म दिवस पर यह सम्मान जनजातीय गौरव दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो यह बिरसा मुंडा के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 1875 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यह मुंडा विद्रोह हुआ क्यों था, क्योंकि उस क्षेत्र में एक खुटकुटी प्रथा करके एक प्रथा थी जिसमें सामूहिक कृषि का प्रचलन था, तो वहां पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी गई और यह प्रथा समाप्त हो गई। इस प्रकार से इन पर कुछ अन्य कानून और करारोपण लागू किए गए। उसके विरोध में ही 1875 में बिरसा मुंडा के द्वारा यह विद्रोह किया गया और उसका नेतृत्व किया गया। इनको इसी कारण धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। और इस मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उल गुलान विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये कुछ आपके काम की चीजें हैं, जैसे कि जो भी छात्र एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी को पता है कि कैलेंडर जारी हो चुका है, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अमूमन देखा जाता है कि हर वर्ष दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है और बहुत ज़्यादा इस बार पोस्ट आने वाली हैं, ठीक है। तो आप प्रारंभिक परीक्षा का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए गए हैं आपको कुछ ऑफिस के, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, जो भी डिटेल आपको चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। साथ ही एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को नजदीक देखते हुए एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है, ठीक है। 27 नवंबर से ये टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। पहला टेस्ट जिसका डिस्कशन हम कर रहे हैं टेस्ट हो चुका है, प्रश्न आप देख ही रहेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले सारे प्रश्न हैं। टोटल इसमें 42 टेस्ट होंगे आपके, 15 यूनिट वाइज होंगे, 20 एफएलटी होंगी और 7 सी सेट पेपर, जो सेकंड पेपर में आपको समस्या आती है ना, उसके 7 पेपर करवाए जाएंगे, तो इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। पहले यूनिट वाइज जो भी आपकी 10 यूनिट हैं उसके 15 पेपर होंगे, ठीक है। इसके अलावा 20 एफएलटी होगी, यानी कि जो मिक्स कोर्स जिस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलता है वैसे प्रश्न होंगे। इसके अलावा साथ ही में रैंकिंग लिस्ट आपको मिलेगी कि आपका रैंक क्या है। उससे क्या होगा कि एक ये है कि कभी नंबर कम आता है या फिर किसी को बहुत अच्छा स्कोर हुआ तो एक मोटिवेशन बिल्ड होता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा करना है ना। तो रैंकिंग लिस्ट में आप जान सकते हैं कि आपका स्तर क्या है, वो स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, किस प्रकार से आप ग्रो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव आंसर की आपको मिलेगी, जो भी पेपर आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे पूरा डिटेल में आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर जो है आपके, कई छात्रों में मन में द्वंद्व रहता है कि हिंदी मीडियम में है या फिर इंग्लिश मीडियम में, तो बाइलिंगुअल पेपर होंगे, इंग्लिश मीडियम भी रहेगा हिंदी भी। जिस प्रकार से आपको एग्जाम में पेपर देखने को मिलता है एज इट इज़ वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। OMR शीट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसको फिल करेंगे आप, पूरा जो एग्जाम में एनवायरनमेंट आपको मिलता है वही चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। आगे अगर कभी एग्जाम डेट में चेंज होता है, जैसे कि अभी मई में बताया जा रहा है कि मई में आपका एग्जाम कंडक्ट करना है, कभी डेट आगे या पीछे होती है तो उसी हिसाब से शेड्यूल में भी थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। तो आप में से जो भी छात्र टारगेट बैच या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जो नंबर दिए गए हैं आपको स्क्रीन पर, जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित सत्येंद्र प्रसाद मिश्र किस आंदोलन से संबंधित हैं? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, घोड़ा डोंगरी आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो हम बात करते हैं कि सत्येंद्र प्रसाद मिश्र किस आंदोलन से संबंधित हैं। याद रखिएगा यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं, जब महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई, ठीक है, दांडी यात्रा शुरू की गई। जब इस दांडी यात्रा का समापन हुआ
तभी से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, दांडी यात्रा के समापन के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, ये आपको याद रखना है। और डेट अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930। ठीक है, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च को ये शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को दांडी यात्रा खत्म हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब देखिए, जब मध्य प्रदेश की बात आती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति में, तो उसको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न आपके बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इनका नेतृत्व किसने किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात आए तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में दो प्रमुख नेता थे, सेठ गोविंददास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र या डीपी मिश्र के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। ठीक है, ये दो जो हैं, दो नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे मध्य प्रदेश में। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर यहाँ सत्येंद्र प्रसाद मिश्रा का रोल क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन में? तो आपको पता है कि जब दांडी यात्रा खत्म हुई तो नमक कानून तोड़ा गया दांडी में। ठीक है, यही घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर में, इस घटना को अंजाम किसने दिया? सत्येंद्र प्रसाद मिश्रा के द्वारा। उनके द्वारा यहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया। और ये जो आपका नमक कानून तोड़ा गया वह किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इस प्रकार से यह प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पंडित सत्येंद्र प्रसाद मिश्रा। कभी यहाँ पर नमक कानून आ जाए, दांडी यात्रा आ जाए तो भी आपका प्रश्न रिलेट करेगा। ठीक है, सही हो जाएगा वो। अगला है, चरण पादुका नरसंहार कब हुआ? देखिए, ऑप्शन आपके दिए गए हैं 14 जनवरी 1932, 14 जनवरी 1931, 15 जनवरी 1931 या फिर 15 जनवरी 1932। जो चरण पादुका नरसंहार है वह मध्य प्रदेश के छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे बसे चरण पादुका गांव में हुआ था। ठीक है, और इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अब यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह घटना पूरी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि आपका अमृतसर में हुआ था वैसी ही थी। वहां पर भी गोलियां चलाई गई थी अंधाधुंध, और यहाँ पर भी इसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ था जिसमें 6 लोग शहीद हुए थे। ठीक है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। अब यह कब हुआ? तो यह हुआ था 14 जनवरी 1931 के दिन, ऑप्शन बी। तो इसमें सारे प्रश्न आपकी पूछे जाने योग्य हैं, जैसे कि कब हुआ यह, कितने लोग मारे गए, ठीक है, कहाँ पर? तो छतरपुर में, किस नदी के किनारे? उर्मिल नदी के किनारे, ये याद रखिएगा। एक और फैक्ट ये निकलता है कि 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और उस दिन भी मकर संक्रांति का ही पर्व था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस पर्व पर यह कांड हुआ या फिर यह घटना घटित हुई। तो आपका मकर संक्रांति सही हो जाएगा। अगला है, 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोही सीताराम कंवर के विद्रोह क्षेत्र में सम्मिलित हैं मालवा का क्षेत्र, बघेलखंड का क्षेत्र, निमाड़ का क्षेत्र या फिर बुंदेलखंड का क्षेत्र। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सीताराम कंवर के प्रमुख विद्रोही 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोही सीताराम कंवर के क्षेत्र से सम्मिलित थे, तो यह निमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरालाल चांद्री का संबंध है बुंदेला विद्रोह से, 1857 की क्रांति से, जंगल सत्याग्रह से या फिर चरण पादुका नरसंहार से? चलिए बताइए। बुंदेला विद्रोह, देखिए, अच्छा मैंने बता ही दिया बुंदेला विद्रोह। देखिए, हीरालाल चांद्री का संबंध किससे था? बुंदेला विद्रोह से। और बुंदेला विद्रोह कब हुआ है आपका? 1842 में। ठीक है, 1842 में। इस समय मदनपुर के राजा ढिल्लन शाह के द्वारा भी अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था, और ढिल्लन शाह के सहयोगी कौन थे? हीरालाल चांद्री। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह बुंदेला विद्रोह से संबंधित रहे हैं। चलिए, अगला है बादल भोई, जो 1930 के प्रमुख जनजातीय नायक हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपने पढ़ा होगा बादल भोई संग्रहालय के बारे में, बादल भोई आदिवासी जनजातीय संग्रहालय के बारे में आपने पढ़ा होगा, और यह कहाँ पर है आपका? छिंदवाड़ा में। तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, छिंदवाड़ा। 1930 में जब जंगल सत्याग्रह हुआ तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी? बादल भोई की। अब प्रश्न ये बनता है कि जो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1954 में। ठीक है, कब? 1954 में। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, रेणुबाई व मुड्डेबाई का संबंध किस आंदोलन से है? जंगल सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, रीवा का चावल आंदोलन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। रेणुबाई या मुड्डेबाई का संबंध किससे है? हाँ जी, आंसर करिए सभी। देखिए, रेणुबाई व मुड्डेबाई की जब बात आती है तो एक चीज निकल कर आती है, जंगल सत्याग्रह, जो कि 1930 में घटित हुआ था। यहाँ पर जो महिलाएं शहीद हुई थी उनमें रेणुबाई व मुड्डेबाई का नाम आता है, याद रखिएगा, इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेजू बावरा की समाधि अशोकनगर, सांख्य राजे सिंधिया की समाधि ग्वालियर, तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी, अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार। तो याद रखिएगा जो सांख्य राजे सिंधिया की समाधि है वह ग्वालियर में ना होकर शिवपुरी में है, ठीक है। और इसकी तुलना जो है ताजमहल से भी की जाती है। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि यह ताजमहल के समान दिखता है, पर देखिए वहां जाके आप देखेंगे तो पता चलेगा। बघेलिन महल कहाँ स्थित है? रीवा, पन्ना, सतना या फिर मंडला? बघेलिन महल कहाँ स्थित है? रीवा, पन्ना, सतना या फिर मंडला? चलिए बताइए। देखिए बघेलिन महल की जब बात आती है तो आप याद रखिएगा यह मंडला में स्थित है। कहाँ पर है? मंडला में। और इसके अलावा जो प्रमुख महल है मध्य प्रदेश के वह आपको याद रखना है, जैसे कि गुल आरा महल, ठीक है, तो यह आपका बुरहानपुर में स्थित है। इसके अलावा राजा रोहित महल, राजा रोहित महल जो है आपका रायसेन में है। इसके अलावा कोशक और हवा महल जो है वह आपका चंदेरी में है, जहां पर मध्य प्रदेश का पहला जौहर हुआ था। इसके अलावा खरबूजा महल, तो यह आपका है धार में, ठीक है। तो कुछ ऐसे महल हैं जो आपके महत्व के हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। अगला है विश्व स्तरीय शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो या फिर मांडू? हाँ जी बताइए इसका। विश्व स्तरीय शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह आप देखिएगा, यह आयोजन होता है ग्वालियर में, सॉरी खजुराहो में, ठीक है। और खजुराहो में कब से हो रहा है? खजुराहो में हो रहा है 1975-76 से। और हाल ही में अगर हम बात करें वर्ष 2022 की, ठीक है, वर्ष 2022 की, तो अभी 48वें समारोह का आयोजन किया गया है, ठीक है। कौन से समारोह का? 48वें समारोह का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, तो आज के सेशन में यही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आगे भी इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट करवाई जाएगी उनके सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको एक ये आप किस प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या लेवल आपका चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। इस पेपर के जो अन्य प्रश्न हैं वो किसी और सेशन में कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा संबंधित कोई भी टॉपिक आपको समस्या पैदा कर रहा है या फिर आपको परेशान कर रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उनके लेक्चर आपको स्पेशली प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी प्रश्न आप उसका आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर सीधा सा आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल आसानी से मिल जाएगा। एक और बार मैं दोहरा देता हूं कि अगर आप टारगेट बैच या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हैं संस्था के, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में जो विशेष जो महत्वपूर्ण जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।